श्री शास्त्री स्वामी धर्म प्रसाद जी BEd कॉलेज में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। छात्र और छात्राएं, आज हम हिंदी विषय में आधुनिक हिंदी कहानी में पुरस्कार कहानी के बारे में अभ्यास करेंगे। ध्यान से सुनें। पुरस्कार कहानी श्री जयशंकर प्रसाद की कहानी है। श्री जयशंकर प्रसाद की एक सफल भाव प्रधान कहानी है। कहानी में लेखक ने ऐतिहासिक वातावरण खड़ा करते हुए व्यक्ति प्रेम और देश प्रेम की भावना का द्वंद्व खड़ा किया है और अंत में दोनों का सफल निर्वाह भी किया है। इसमें प्रेम का उदात्त चित्र अंकित हुआ है। यहाँ पर पुरस्कार कहानी में जयशंकर प्रसाद ने एक व्यक्ति प्रेम और देश के प्रति प्रेम की भावना का द्वंद्व दो रूप से जो सफल निर्वाह किया है, इसमें बताया गया है, चित्र अंकित हुआ है। मधुलिका के पिता ने मगध के सामने एक बार कौशल को बचाया था। उसी मगध के विद्रोही राजकुमार के साथ मधुलिका प्रेम करने लगती है और एक ऐसा समय आता है जहां व्यक्ति प्रेम और देश प्रेम का सवाल खड़ा होता है। मधुलिका देश प्रेम के सामने व्यक्ति प्रेम का बलिदान करती है और देशद्रोही को पकड़वाने के पुरस्कार के रूप में स्वयं अपने प्रेमी के साथ प्राणदंड की याचना करती है। इस प्रकार लेखक ने नायिका के उदात्त और आदर्श चरित्र की योजना की है। इस कहानी का संक्षिप्त सारांश इस प्रकार है। यहाँ जयशंकर प्रसाद ने मधुलिका के जरिए पिता ने मगध के सामने जो एक बार कौशल को बचाया था, इसके बारे में यहाँ विस्तृत प्रस्तुत किया है। विद्रोही राजकुमार के साथ जो मधुलिका प्रेम करने लगती है और ऐसा समय भी आता है कि वहाँ व्यक्ति प्रेम और देश प्रेम का सवाल खड़ा होता है, किसको पसंद करे। मधुलिका देश प्रेम के सामने व्यक्ति प्रेम का बलिदान करती है, जो अपने देश के प्रति अपने प्रेमी को वो बलिदान करती है और देशद्रोही को पकड़वाने के लिए पुरस्कार के रूप में स्वयं अपने प्रेमी के साथ प्राणदंड की याचना करती है। और इसी प्रकार लेखक ने नायिका के उदात्त और आदर्श चरित्र की योजना की है। इस कहानी का संक्षिप्त सारांश हम आगे देखेंगे। आदर्श नक्षत्र चल रहा था। कभी कभी नन्ही नन्ही बूंदों का एक झोंका स्वर्ग मल्लिका की भांति बरस पड़ता था। दर्शकों तथा प्रजा के साथ बड़े धूमधाम के साथ मधुर गान करते हुए आ रहे हैं। ऐसा संकेत महसूस हो रहा था कि किसी उत्सव की तैयारी हो रही है, परंतु यह वास्तव में ही वार्षिक उत्सव था, जिसमें राजा स्वयं अपने हाथों से हल चलाता था और बीज डालता था। नगर निवासी पहाड़ी भूमि में आनंद मनाते थे। इसमें अन्य राज्य के राजकुमार युवकों का भी योगदान होता था। मगध का राजकुमार अरुण यह उत्सव दृश्य देख रहा था, जहां महाराज कृष्ण के रूप में तथा मधुलिका बीजों का थाल पकड़कर सुशोभित हो रहे थे, क्योंकि मधुलिका का सौंदर्य, जिसके गाल पर श्रम कणों की भी कमी न थी, सम्मान और लज्जा के साथ शिहर उड़ता था। लोग आश्चर्यचकित महाराज का हल चलाना देख रहे थे, किंतु अरुण राजकुमार कृषक कुमारी मधुलिका के भोले सौंदर्य के सरल चितवन को देख रहा था। उत्सव का मुख्य कार्य खत्म हुआ। महाराज ने पुरस्कार स्वच्छ थाल में कुछ सोने की मुद्राएं मधुलिका को दी, क्योंकि यह राजकीय नियम था। वे मुद्राएं मधुलिका ने सिर से लगाकर महाराज पर न्योछावर कर दी और कहा, यह मेरे पूर्वजों की भूमि है, इसे बेचना अपराध है, अतः मुझे आपका पुरस्कार अरुचिकर है। फिर भी भूमि समर्पण करने में मेरा कोई विरोध नहीं है। यही मधुलिका वीर सिंह मित्र की कन्या थी, जिसने मगध के समक्ष कौशल की लाज रखी थी। राजनियम के अनुसार उत्सव के लिए चुनी भूमि का चौगुना मूल्य पुरस्कार स्वरूप भूमालिक को दिया जाता था तथा पूरे वर्ष खेती की देखरेख भी वही करता था। सभा उत्सव का विसर्जन जय जयकार के साथ हुआ, परंतु मधुलिका अनुमानी अपने खेत की सीमा पर विशाल मधुप वृक्ष के नीचे आकर बैठ गई। यहाँ पर मधुलिका
जो एक आदर्श नक्षत्र चल रहा था, तभी उन्होंने नन्ही नन्ही बूंदों का एक झोंका स्वर्ग मल्लिका की भांति बरस पड़ता है वो देखा। दर्शकों तथा प्रजा के साथ भी धूमधाम से मधुर गान हुए जा रहा था। संकेत महसूस ऐसा हो रहा था कि उत्सव की तैयारी हो, और वास्तव में वो वार्षिक उत्सव था जिसमें राजा स्वयं अपने हाथ से हल चलाता हो ऐसा महसूस होता है, बीज डालता हो। नगर निवासी पहाड़ी भूमि आनंद मनाते हैं। राज्य के राजकुमार युवकों का भी योगदान इसमें देखने को मिलता है। मगध का राजकुमार जो अरुण था, वो भी उत्सव दृश्य देख रहा था, जहां महाराज कृष्ण के रूप में भी मधुलिका और बीजों का थाल पकड़कर सुशोभित हो रहे थे, क्योंकि मधुलिका का सौंदर्य देखकर सभी श्रम कणों की भी आंखें और सम्मान की लज्जा के साथ वो सिहर उठता था। लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे उसको देखकर, किंतु अरुण राजकुमार कृषक कुमारी मधुलिका के भोले सौंदर्य के सरल चितवन को भी देख रहा था। उत्सव का मुख्य कार्य खत्म हुआ तब महाराज ने पुरस्कार की थाल आगे लेकर आए। मुद्राएं मधुलिका को भी दी, क्योंकि यह राजकीय नियम था। वे मुद्राएं मधुलिका के सिर से लगाकर महाराज ने न्योछावर भी कर दी। यहाँ मेरे पूर्वजों की भूमि है, इस बेचना अपराध है। इस तरह यहाँ मधुलिका भी बतलाती है। मधुलिका वीर सिंह मित्र की कन्या थी, इसलिए मगध के समक्ष कौशल की लाज भी रखी थी। इसी तरह वो मधुलिका को जो मूल्य के रूप में पुरस्कार मिलता है, वो खेती देख कर वह भी आश्चर्यचकित हो जाती है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। राजकुमार अरुण की निद्रा को उत्सव के दृश्य हरण कर चुके थे, अतः वह तुरंत घोड़े पर सवार होकर तीरसा निकल गया और अंत में मधुलिका खिन्न निद्रा का सुख ले रही थी, परंतु राजकुमार का एहसास होते ही उसका निद्रा भंग हो जाती है और वार्तालाप के द्वारा यह विदित होता है कि राजकुमार अरुण मधुलिका की मूर्ति का पुजारी बन गया है। वह कहता है कि मैं तुम्हारी भूमि वापस दिला सकता हूँ, परंतु मधुलिका कौशल के राष्ट्रीय नियम के विरुद्ध दुख भुगत कर भी जाना सहानुभूतिपूर्वक नामंजूर करती है। तत्पश्चात राजकुमार अच्छा चला जाता है, पर मधुलिका भी उसका स्मरण लगातार कई वर्षों बाद तक करती रहती है। आज मधुलिका बहुत कष्टों को सहन करने के बाद उस बीते कल को लौटा लेने के लिए विकल थी, क्योंकि गरीबी की ठोकरों ने उसे व्यथित और अधीर कर दिया था। जिस प्रकार एक शिशु श्रावण की संध्या ने जुगनू को पकड़ने के लिए हाथ लपकारता है, ऐसे ही मधुलिका मन में कह रही है। अचानक एक दिन भीषण वर्षा के समय अरुण राजकुमार की मुलाकात मधुलिका से होती है और मधुलिका अरुण का एक मगध विद्रोह के रूप में स्वागत करती है। उस समय अरुण नए राज्य की स्थापना तथा मधुलिका को राजरानी बनाने की रहस्य बताता है। मधुलिका की आंखों के आगे बिजलियां चमकने लगी, फिर भी वह अपने प्रेमी को प्रसन्न करने के लिए कहती है, तुम जो कहोगे वह करूँगी। उधर दूसरी ओर नरेश के पास पहुंचकर वह प्रार्थना करती है कि मुझे दुर्ग के दक्षिणी नाले के समीप ही वह भूमि चाहिए जिसमें मैं खेती करूंगी। मुझे एक सहायक मिल गया है जो भूमि को समतल बनाने में मेरी सहायता करेगा। कौशल नरेश ने पहले तो संकोच प्रकट किया, लेकिन बाद में मधुलिका को भूमि प्रदान कर दी। एक घने कुंज में अरुण मधुलिका एक दूसरे को हर्षित नेत्रों से देख रहे थे। संध्या हो चली थी। अरुण ने कहा, 4 पहर और विश्राम करो। कौशल राष्ट्र की राजधानी श्रीवस्ती में तुम्हारा अभिषेक होगा और मगध से निर्वाचित में एक स्वतंत्र राष्ट्र का अधिपति बनूंगा। मधुलिका प्रसन्न थी, लेकिन अरुण के लिए सारी रात वह चिंता करती रही। वह उठ खड़ी हुई और भरे अंधकार में झोपड़ी की ओर चल दी। वह भयभीत थी कि अरुण अगर सफल नहीं होता तो वह
सहसा सोचती थी कि अरुण को क्यों सफल हो श्रावस्ती का दुर्ग एक विदेशी के हाथ में क्यों जाए। मधुलिका इस विचार के कांप उठी। वह पागल की तरह चिल्ला उठी। इस तरह हम आगे देखे मधुलिका जो खेत की सीमा तक विशाल मधु वृक्ष के नीचे आकर बैठ गई, तब राजकुमार अरुण की निद्रा को उत्सव में दृश्य हरण कर चुके थे। वह तुरंत घोड़े पर सवार होकर तीर सा निकल गया और अंत में मधुप वृक्ष के पास पहुंचकर वहां मधुलिका की क्षीण निद्रा का सुख भी ले रहा था। परंतु राजकुमार को एहसास होता है कि निद्रा भंग हो जाए तो, और वार्तालाप के द्वारा यह विदित भी होता है कि राजकुमार अरुण मधुलिका की मूर्ति का एक पुंजारी भी बन गया था। वह कहता भी है कि तुम्हारी भूमि वापस दिला सकता हूँ मैं, परंतु मधुलिका भी कहती है कि राष्ट्रीय नियम के विरुद्ध दुख भुगत कर भी जाना सहानुभूतिपूर्वक नामंजूर भी करती है। तत्पश्चात राजकुमार ने वो भी चला जाता है। मधुलिका भी उसका स्मरण लगातार कई वर्षों के बाद भी करती रहती है। आज मधुलिका बहुत कष्ट में पड़ गई थी। सहन भी करने के बाद उसे बीत कल लौटा लेने के लिए विकल्प भी थी, क्योंकि वो गरीबी की ठोकरें ने उसे व्यथित और अधीर कर दिया था कि जिस प्रकार शिशु श्रावण की संध्या भी जुगुन पकड़ लेती है, इसी तरह का हाथ लपकार कर ऐसे ही मधुलिका का मन भी कह रहा था कि वह अचानक एक दिन भीषण वर्षा के समय अरुण राजकुमार की मुलाकात भी मधुलिका से होती है और मधुलिका अरुण का एक मगध विद्रोही के रूप में स्वागत भी करती है। उस समय अरुण नए राज्य की स्थापना तथा मधुलिका को राजरानी बनाने का रहस्य भी बताता है। मधुलिका की आंखों में भी बिजलियां चमक लगती है और फिर भी वह अपने प्रेमी को प्रसन्न करने के लिए वो कहती भी है कि तुम जो कहोगे वही मैं करूँगी। उधर दूसरी ओर नरेश के पास पहुंचकर वह प्रार्थना भी करती है कि मुझे दुर्ग के दक्षिणी नाले के समीप वह भूमि चाहिए जिसे मैं खेती भी कर सकूं। मुझे एक सहायक मिल गया है जो नरेश के रूप में वो भूमि की समतल बनाने की मेरी सहायता भी करेगा। कौशल नरेश ने पहले भी एक संकोच प्रकट किया था, लेकिन बाद में मधुलिका की भूमि को प्रदान भी करता है। एक घने कुंज में अरुण मधुलिका एक दूसरे को हर्षित नेत्रों आँख के जरिए देख भी रहे थे। संध्या का समय था, वो भी चल गया था और अरुण कहता है कि 4 पहर और विश्राम भी कर लो। कौशल राष्ट्र की राजधानी श्रीवस्ती के तुम्हारे अभिषेक होगा और मगध से निर्वासित एक स्वतंत्र राष्ट्र का अधिपति भी बनूंगा। मधुलिका प्रसन्न भी होती है, लेकिन अरुण के लिए वो सारी रात चिंता में पड़ती है। वह उठ खड़ी हुई और अंधकार को झोपड़ी की ओर चल दी। वह भयभीत भी हो गई। अरुण अगर सफल नहीं हुआ तो वह सहसा सोचती भी है, अरुण को क्या सफल हो वास्तव में दुर्ग एक विदेशी के हाथ में क्यों जाए। मधुलिका इस विचार का कांप भी उठती है। वह पागल की तरह चिल्ला भी उठती है। आगे देखें। मधुलिका पागल सी अंधकारपूर्ण रात्रि में चली जा रही थी। सामने से प्रमुख सैनिक को आता दिखाई दिया, जिसने पूछा, तू कौन है? स्त्री कौशल के सेनापति को शीघ्र उत्तर दे। उसने उत्तर दिया, मैंने अपराध किया है, मुझे बांध लो। सेनापति ने पहले तो उसे पागल समझा, लेकिन मधुलिका ने जब पूरा ब्यौरा बताया तो सेनापति चौंक उठे और सेनापति ने अपने वंशी सैनिकों को बढ़ने का आदेश दिया और मधुलिका को लेकर उस मार्ग की ओर बढ़ना शुरू कर दिया जहां राम मंदिर था। प्रतिहारी ने सेनापति को देखते ही महाराज को सावधान किया। सेनापति ने कहा, जय हो देव, इस स्त्री के कारण मुझे इस समय उपस्थित होना पड़ा है। महाराज ने सिंह मित्र की उस कन्या को देखा और पूछा, मधुलिका, क्या सेनापति की बात सच है? मधुलिका ने कहा, हाँ देव, राजा ने अरुण को बंदी बनाने का आदेश दिया। अरुण को बंदी बनाकर लाया गया। उसे देखने के लिए आबाल वृद्ध नारी उन्मत्त थे।
सभा मंडल दर्शकों से भर गया था। जनता ने उसे प्राणदंड दी। मधुलिका को बुलाया गया और राजा ने पूछा, मधुलिका, तुझे जो पुरस्कार लेना हो मांग। राजा ने कहा, मेरे निज की जितनी खेती है मैं तुझे सौंपता हूँ। मधुलिका ने एक बार बंदी अरुण को देखा और फिर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा ने फिर आग्रह किया, जिस पर मधुलिका ने कहा, तो मुझे भी प्राणदंड मिले। कहती हुई वह अरुण के पास जा खड़ी हुई। कहानी का उद्देश्य प्रस्तुत कहानी प्रेम के दो रूप को उजागर करती है। व्यक्ति प्रेम जो मधुलिका और अरुण के बीच है, और देश प्रेम जो मधुलिका और अपने वतन, अपनी मिट्टी के प्रति है। कहानीकार ने ऐसी प्रसंग योजना की है जहाँ मधुलिका के भीतर पहले पलने वाले प्रेम को इस दोनों रूपों की परीक्षा होती है और वह दोनों में सफल होती है। बंदी अरुण को पकड़वाकर वह देश प्रेम की रक्षा करती है और पुरस्कार के रूप में प्राणदंड की सजा मांगकर वह अपनी व्यक्ति प्रेम की रक्षा करती है। तो यहाँ मधुलिका ने जो पागल से अंधकारपूर्ण रात्रि में जो चल जा रही थी, सामने से प्रमुख जो सैनिक आता दिखाई दिया, तो उन्होंने कौन है स्त्री कौशल के सेनापति को शीघ्र ही उसने उत्तर दिया कि मैंने अपराध किया। मधुलिका ने, मुझे बांध लो। सेनापति ने पहले तो उसे पागल समझा, लेकिन मधुलिका ने जब पूरी बात बताई तो सेनापति शौक उठे और सेनापति ने अपने से द्वारा सैनिकों को बढ़ने का आदेश दिया और मधुलिका को लेकर मार्ग की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और राज मंदिर था वहां पहुंचे। प्रतिहारी ने सेनापति को देखते ही महाराज को सावधान किया। सेनापति ने कहा, जय हो देव, इस स्त्री को कारण मुझे इस समय उपस्थित होना पड़ा। महाराज ने सिंह मित्र की उस कन्या को देखकर पूछा, मधुलिका, क्या सेनापति की बात सच है कि मधुलिका ने कहा कि हाँ देव, वो बात सही है। राजा ने अरुण को बंदी बनाने का आदेश भी दिया और अरुण को बंदी बनाकर ले गया और उसने देखने के लिए आबाल वृद्ध नारी उन्मत्त भी थी, तैयार भी थी। सभा मंडल में दर्शकों से भर गया था। जनता भी उसे प्राणदंड की मांग की। मधुलिका को बुलाया और कहा, राजा ने पूछा कि मधुलिका, तुझे पुरस्कार के रूप में जो मांगना है वो मांग लो। राजा ने कहा, मेरे निज की जितनी खेती है वो मैं तुझे सौंपता हूँ। मधुलिका ने एक बार जो अरुण बंदी था उसके सामने नजर मुड़ा तो मुझे कुछ नहीं चाहिए ऐसे राजा को बताया। राजा ने फिर आग्रह किया। फिर मधुलिका ने कहा, तो मुझे भी प्राणदंड मिले। कहती हुई वह अरुण के पास जा भी खड़ी हुई। तो कहानी का लास्ट में वो उद्देश्य है, प्रस्तुत कहानी में दो उद्देश्य है, एक तो व्यक्ति प्रेम और दूसरा देश प्रेम। व्यक्ति प्रेम के जरिए मधुलिका और अरुण के बीच जो प्रेम है वो, और देश प्रेम जो मधुलिका ने अपने वतन के लिए, अपनी मिट्टी के लिए वो अरुण को बंदी बनाने में अपना पूरा योगदान देती है। तो कहानी का यह उद्देश्य है कि मधुलिका के भीतर पहले वाले प्रेम को इन दोनों रूपों की परीक्षा भी होती है और वह दोनों में सफल भी होती है। बंदी अरुण को पकड़वाने में देश प्रेम की रक्षा भी करती है और पुरस्कार के रूप में वो अंत में प्राणदंड की मांग भी करती है और व्यक्ति प्रेम की रक्षा भी करती है। इसी तरह यहाँ जो पुरस्कार के रूप में जयशंकर प्रसाद ने ये सफल कहानी के रूप में बतलाया गया है। तो हाँ छात्र और छात्राएं, आज हम यहीं तक रखते हैं। अस्तु।